हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त हाफिज़ तारिक मेडिसिन वाला। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी अपना हीमोग्लोबिन लेवल चेक कराया है? चलिए आज इस पे बात करते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम अपना हीमोग्लोबिन लेवल चेक कराना चाहते हैं या जिसको हम लेमैन्स टर्म में बोलते हैं अपना ब्लड लेवल चेक कराना चाहते हैं, तो हम कंप्लीट ब्लड काउंट यानी CBC टेस्ट करते हैं और उसमें डिफरेंट पैरामीटर्स देखते हैं, लाइक हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल्स और हीमेटोक्रिट। जो नॉर्मल रेंज होता है हीमोग्लोबिन का, मेल्स में होता है 14 to 16 ग्राम्स पर डेसीलीटर और फीमेल्स में होता है 13 to 15 ग्राम्स पर डेसीलीटर। इसी तरह हीमेटोक्रिट का नॉर्मल रेंज जो होता है मेल्स में 45 to 55% और फीमेल्स में 35 to 45%। जब हम इनको नॉर्मल रेंज में देखते हैं तो हम काफ़ी रिलैक्सड फील करते हैं, लेकिन कभी क्या होता है कि इनकी लेवल जो है नॉर्मल रेंज से कम होती है, जिसको हम बोलते हैं एनीमिया। और ओकेजनली इनका लेवल जो होता है वो रेंज से ज़्यादा होता है। हीमोग्लोबिन मेल्स में 16 ग्राम से ज़्यादा होता है और फीमेल्स में 15 ग्राम से ज़्यादा होता है, और हेमाटोक्रिट मेल्स में 55% से ज़्यादा होता है और फीमेल्स में 45% से ज़्यादा होता है। ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं हम पॉलीसाइथीमिया। तो ये फाइंडिंग्स देख के यूजुअली पेशेंट जो है वो घबरा जाता है और वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कंसल्टेशन करता है। तो ऐसी सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करते हैं, चलिए इसी पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर पेशेंट को पॉलीसाइथीमिया है यानी उसका हीमोग्लोबिन जो है एबनॉर्मली ज़्यादा है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कहीं ये रिज़ल्ट सुपीरियस तो नहीं है, कहीं ये लैब एरर तो नहीं है। कभी पेशेंट को डिहाइड्रेशन होती है और डिहाइड्रेशन के होते हुए पॉलीसाइथीमिया रिपोर्ट्स में आता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने के बाद पॉलीसाइथीमिया जो है वो नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कहीं पेशेंट स्मोकर तो नहीं है, क्योंकि स्मोकिंग पॉलीसाइथीमिया करा सकता है, जिसको हम बोलते हैं स्मोकर्स पॉलीसाइथीमिया। इसके बाद हम देखते हैं कि कहीं पेशेंट्स को अंडरलाइंग लंग डिजीज़ तो नहीं है, अंडरलाइंग चेस्ट डिजीज़ तो नहीं है। लाइक पेशेंट को हो सकता है COPD, पेशेंट को एज़मा हो सकता है या जिसको अस्थमा भी बोलते हैं वो हो सकता है, और पेशेंट्स को कोई और अंडरलाइंग लंग डिजीज़ होती है जिससे पॉलीसाइथीमिया हो सकता है। तो ऐसे में पेशेंट्स को डिफरेंट टेस्ट्स करा के ये लंग डिजीज़ डायग्नोज करते हैं और अंडरलाइंग डिजीज़ को ट्रीट करते हैं और उसका पॉलीसाइथीमिया ठीक होता है। अगर ऐसी सिचुएशन भी नहीं है, उसके बाद देखते हैं कि कहीं पेशेंट्स को अंडरलाइंग कार्डियक डिजीज़ या हार्ट डिजीज़ तो नहीं है, जिनको हम बोलते हैं साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़। अगर ऐसी सिचुएशन है तो पेशेंट को रिलेटेड टेस्ट करा के डायग्नोज करते हैं और उसका ट्रीटमेंट देके उसका पॉलीसाइथीमिया जो है वो ठीक हो जाता है। अगर अंडरलाइंग हार्ट डिजीज़ भी नहीं है तो इसके बाद हम देखते हैं कि कहीं पेशेंट को, जिसको हम बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया वेरा तो नहीं है। तो ऐसे में हम पेशेंट्स का EPO लेवल चेक करते हैं, यानी एरिथ्रोपोइटिन लेवल चेक करते हैं। अगर वो लो हो तो इसके बाद हम पेशेंट को करते हैं JAK2 म्यूटेशन। अगर वो म्यूटेशन प्रेजेंट हो तो हम पेशेंट को डायग्नोज करते हैं कि पेशेंट को पॉलीसाइथीमिया वेरा है। पेशेंट को इस पॉलीसाइथीमिया के रिलेटेड सिम्टम्स भी हो सकते हैं, लाइक पेशेंट को हेडेक भी हो सकता है, पेशेंट को टिनाइटस भी हो सकता है, पेशेंट को वर्टिगो भी हो सकता है, और पेशेंट को कभी ब्लरिंग ऑफ विजन भी हो सकती है। ये जनरल पॉलीसाइथीमिया के सिम्टम्स हैं। अगर पॉलीसाइथीमिया वेरा हो, जो एक स्पेशल टाइप ऑफ पॉलीसाइथीमिया है, तो इन सिम्टम्स के साथ साथ उसको कभी नोज़ ब्लीडिंग हो सकती है या किसी और जगह से ब्लीडिंग हो सकती है, उसको स्प्लीन बढ़ सकता है जिसको हम बोलते हैं स्प्लीनोमेगैली, उसका लिवर बढ़ सकता है जिसको हम बोलते हैं हेपेटोमेगैली, और इन दोनों के रिलेटेड सिम्टम्स यानी एब्डोमिनल हैवीनेस उसको फील हो सकती है। इसके साथ पेशेंट को ब्लड क्लॉट्स भी बन सकते हैं, वेन्स में, आर्टरीज़ में ब्लड क्लॉट्स बन सकते हैं और उसके रिलेटेड सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर खुद ही देखता है कि क्या ऐसी सिचुएशन है कि नहीं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि अगर पेशेंट को पॉलीसाइथीमिया वेरा भी नहीं है तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि कहीं पेशेंट हाई आल्टीट्यूड रेजिडेंट तो नहीं है, कहीं ऐसी जगह ये रिज़ाइड तो नहीं करता है जो हाई आल्टीट्यूड पे है,
क्योंकि हाई अल्टीट्यूड्स पे ऑक्सीजन टेंशन जो है वो कम होती है और पेशेंट को एक नेचुरल फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन होती है जिसमें उसका हीमोग्लोबिन जो है या आरबीसी मास जो है वो बढ़ जाता है। तो अगर पेशेंट हाई अल्टीट्यूड रेजिडेंट है तो उसका भी पॉलीसाइथीमिया आ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में उसका कुछ नहीं करना है, बस रीअश्योरेंस देनी है पेशेंट को। जब अगर ऐसी सिचुएशन भी ना हो तो इसके बाद जो रेयर काजेस होते हैं पॉलीसाइथीमिया के, वो कुछ बिनाइन या मेलिग्नेंट ट्यूमर्स हो सकते हैं। हेड में कोई ट्यूमर हो सकता है, एब्डोमेन में कोई ट्यूमर हो सकता है या पेल्विस में कोई ट्यूमर हो सकता है जो इरेथ्रोपोइटिन लेवल सेक्रेट करते हैं और पेशेंट को पॉलीसाइथीमिया हो सकता है। तो ये कुछ डिफरेंट काजेज़ है पॉलीसाइथीमिया की, यानी हीमोग्लोबिन बढ़ जाने की। सबसे पहले मोस्टली जो कॉमन काज है वो है इधर स्मोकिंग और अंडरलाइंग सम लंग डिजीज़। तो यूजुअली ये माइनर डिजीज़ होते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं होती है, बस रीअश्योरेंस की ज़रूरत होती है या अंडरलाइंग डिजीज़ जो है उसको ट्रीट करने की ज़रूरत होती है। तो जब भी आप अपने सीबीसी में हीमोग्लोबिन लेवल ज़्यादा देखें तो घबराने वाली बात नहीं है। अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से आप एक बार कंसल्टेशन करें, वो आपको डिफरेंट वेज़ में इवेलुएट करेगा और अगर कोई अंडरलाइंग डिजीज़ है उसका ट्रीटमेंट वो आपको प्रेस्क्राइब करेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। पॉलीसाइथीमिया को लेके जो भी आपके मन में डाउट होगा, होप है आपको उसका आंसर मिला होगा। अगर और भी कोई क्वेश्चन है पॉलीसाइथीमिया के लेके तो कमेंट सेक्शन में बताएं, हम इसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।